बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली खबर आपको ये दे देते हैं कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया, 5वीं मरतबा उनकी आंख में इंजेक्शन लगाया गया। उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अभी भी जारी है। इससे पहले एक खबर दी गई कि इमरान खान साहब को जेल से कहीं बाहर निकाला गया और फिर वो वापस चले गए। और मैंने आपको एक बात कही थी कि पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वो कभी भी अडयाला की किसी खबर को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर रिपोर्ट नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के लोगों की बात अलग है। कोई अगर ज़ाती तौर पे कोई खबर हासिल कर ले और उसकी बुनियाद के ऊपर वो खबर दे दे और अपने रिस्क के ऊपर दे दे तो वो एक अलग बात है। लेकिन अडयाला जेल से आने वाली इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना आसान नहीं है। पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वो तो ये नहीं कर सकता। टीवी चैनल्स नहीं कर सकते, अखबारात नहीं कर सकते। बहरहाल देखें, रात को वो लेकर आए तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। 2 बजे के करीब लेकर आए और बाद में जो पिम्स अस्पताल की इंतजामिया है उन्होंने खबर दी और बैरिस्टर गौहर ने खबर दी और किसी को कानो कान पता भी नहीं चला। तो पिम्स अस्पताल की जो इंतजामिया वो ये कहती है कि इमरान खान साहब, उम्र 74 साल, इन्हें 15 जून 2026 को आंखों के बाकायदा इलाज यानी 5वें इंजेक्शन के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। इलाज से पहले आंखों के माहिर डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया और उनकी आंखों का एक खास टेस्ट भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उनकी हालत में कुछ बेहतरी आ रही है। मरीज की इजाज़त हासिल करने के बाद तमाम ज़रूरी तिब्बी निगरानी में और ऑपरेशन थिएटर के तमाम तयशुदा हिफाजती असूलों के मुताबिक सर्जन्स ने माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हें इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की 5वीं खुराक लगाई। ये पूरा अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर किया गया। अस्पताल में क़याम के दौरान इलाज से पहले, इलाज के वक्त और उसके बाद उनकी हालत बिल्कुल ठीक और मुस्तहकम थी। बाद में उन्हें आगे की देखभाल की हदायत और ज़रूरी मशवरों और मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये जनाब पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया ने अंग्रेज़ी में एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर लाया गया। एक खबर और फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब की गालिबन सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं, और उनका यह दावा है कि इस बात को भी छुपाया जा रहा है। लेकिन मेरे पास ये खबर नहीं है, क्योंकि अगर ये खुफिया मुलाकात हुई है तो सुहेल अफरीदी को इसे खुफिया रखना ही पड़ेगा, क्योंकि खुफिया मुलाकात में तो फिर इमरान खान साहब से उन्होंने हदायत ली होंगी, फिर सोशल मीडिया पर रोला भी पड़ जाएगा। अब बैकडोर चैनल क्या चल रहा है, किससे क्या राब्ते हो रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पिछला दरवाज़ा खोलती है किसी डील के लिए, मुज़ाकरात के लिए या अपनी फेस सेविंग के लिए, तो वो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देते। ग्राउंड के ऊपर कोई खबर नहीं होती और बैकडोर चैनल चीज़ें चल रही होती हैं। बहरहाल अभी आ जाते हैं बाकी खबरों की तरफ। इमरान खान साहब का इलाज जारी है। आलमी मंडी में नाजरीन पेट्रोल की कीमतें एकदम गिर गई हैं। जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदे की खबरें आई तो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें क्रैश कर गई। जो कीमतें इमरान खान साहब के दौर में थी उससे तो बहुत ही कम सतह पर पहुँच गई हैं, यानी $80 फी बैरल के आसपास पेट्रोल की कीमतें अब हैं। इमरान खान साहब के दौर में ये $115-20 तक भी गई थी, तो बहुत कम कीमत हो गई है। तो अब जिस तरह कीमतें बढ़ाई थी पाकिस्तान की सरकार ने, जैसे पाकिस्तानियों को चूना लगाया था जंग के बहाने, तो अब फौरी तौर पे कीमतें कम भी होनी चाहिए। इमरान खान साहब महंगा पेट्रोल खरीद के $150 का दे रहे थे, आज सस्ता पेट्रोल मिल रहा है आलमी मंडी में $80 फी बैरल। तो क्या ये हुक्मरान $150 का दे सकते हैं? हालांकि ये इमरान खान के दौर से ज़्यादा सस्ता पेट्रोल करने के लिए आए थे, तो क्या अब ये सस्ता कर सकते हैं? इन्हें करना चाहिए। और ये लेवी का जो एक तमाशा इन्होंने लगाया, कौम के ऊपर एक बोझ डाल दिया है, वो बोझ खत्म करना चाहिए। मईशत को मईशत के तरीके से चलाना चाहिए, लोगों की जेबें नहीं काटनी चाहिए। नाजरीन, ये जो मुआहदा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है, इस मुआहदे में ईरान ने हासिल क्या किया, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो गई हैं। जो अहम तरीन मुसव्वदा तैयार हुआ है, उसके जो अहम तरीन नुकात हैं, उनमें चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 तो यह है कि 30 दिन के अंदर अमेरिका अपनी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा। देखिए, फ़ौजों को लाने में जितना टाइम लगता है, वापस हटाने में भी टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी फ़ौज यहाँ से मूव करती जाएगी, नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी। लबनान के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी रहेगी, और ये ईरान ने बड़े दबाव के बाद ये शर्त डलवाई है। फिर ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पर पाबंदियां मुअत्तल हो जाएंगी। ईरान अपना तेल जो है वो पूरी दुनिया को फरोख्त कर सकता है, उसके लिए पाबंदियां अब नहीं होंगी। अमेरिका और इत्तहादी तामीर नौ के लिए $300 अरब देंगे। ये ईरान के तामीर नौ का एक प्रोग्राम भी है, उसमें ईरान को बहुत सारा कुछ
मानना भी पड़ेगा, लेकिन ये बहुत लंबा काम है। लेकिन चले, ईरान के लिए रास्ते खुल रहे हैं। दूसरा ये है कि ईरान के 24 अरब डॉलर मुंजमद असासे बहाल हो जाएंगे फौरी तौर पे। इसमें से 12 अरब डॉलर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो मुआहदे के वक्त ही हो जाएंगे और अगले 2 महीनों के अंदर ईरान को बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये पैसा इतना ज़्यादा होता है नाजरीन के 1-1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कितनी कोशिश करता है वो आप जानते हैं। सऊदी अरब से हमने यूएई को 2.5 अरब डॉलर वापस देना था, तो सऊदी अरब से हमने वो पैसा लिया और यूएई को वापस किया। तो उसके बदले में हमने अपने जेट, तैयारे, अपनी फौज, बहुत सारा कुछ सऊदी अरब में पहुंचा दिया। जो हमने चाइना से कर्जा लिया, हालांकि ये सारे कर्जे के ऊपर हमें सूद भी देना पड़ेगा, इन सारे कर्जों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा, यानी ये मुआहदा तो सामने आज तक आया ही नहीं, और जो सामने आए वो इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान को बहुत पैसा वापस करना पड़ेगा। बहरहाल ईरान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, और जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। फिर जो जौहरी ईरान की सलाहियत है वो ऐसा नहीं है कि वो एटम बम बना पाएगा, लेकिन वो एटमी तवानाई हासिल कर सकता है और उसके लिए उसको इजाज़त होगी। इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ईरान इस लड़ाई को जीता है और उसने बहुत सारा कुछ अपनी कौम के लिए हासिल किया। इसके बावजूद ईरानी कौम मुतमईन नहीं है और वो एहतजाज भी करते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल कोई नरम चीज़ अमेरिका के साथ ना की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो है वो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। सिर्फ बिलावल एक ऐसा सियासी लीडर है, लेकिन जहां बनती है वहां तारीफ करनी चाहिए कि बिलावल ने इज्जत के ऑर्डर का ख्याल रखा। बिलावल ने सबसे पहले सदर पाकिस्तान का, फिर वजीर आजम का नाम लिया और उसके बाद बिलावल ने नाम लिया आसिम मुनीर का तीसरे नंबर पे। हालांकि तीसरे नंबर पे इसहाक डार को आना चाहिए था, उसके बाद वजीर दिफा को आना चाहिए था, फिर आसिम मुनीर को आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, बिलावल ने कुछ तो लिहाज किया, कुछ तो पास रखा। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे कोई भी हैं, वजीर दाखिला है या वजीर दिफा है, उन्होंने आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। पहले शहबाज शरीफ को बहुत नीचे रखा और बाज ने तो रखा ही नहीं। तो आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं सारे के सारे। फैसल बाटा ने तो आसिम मुनीर को लीडर करार दे दिया और बाकियों को गीदड़ करार दे दिया। देखिए, लीडर तो इलेक्शन लड़ता है या कोई तहरीक चलाता है। आसिम मुनीर साहब ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई तहरीक नहीं चलाई। ये जो ओहदा जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, अगर आज आसिम मुनीर साहब के पास ये ओहदा ना हो तो फैसल वाडा साहब अपने दिल पे हाथ रख के आप बताएं कि आप कभी दोबारा नाम भी लेंगे इस आदमी का? आप आसिम मुनीर साहब का दोबारा नाम भी नहीं लेंगे। ये हकीकत है, सुनने में बहुत बुरी लगती है लेकिन यही हकीकत है। जनरल बाजवा के आप गुण गाते थे, आप मुझे बताएं कितनी दफा आप उनके घर में उनका पता करने के लिए गए जब से वो लैट्रीन में गिरे। जनरल फैज हमीद के आप गुण गाते थे और फिर फैज हमीद के आप बहुत सख्त खिलाफ भी हो गए। नदीम अंजुम को रिटायरमेंट के बाद आप कितनी दफा मिले? तो जनरल आसिम मुनीर जब तक इस कुर्सी पे है तब तक उनका वजूद है। लीडर जो है वो लीडर ही रहता है, वो तारीख में अपना नाम भी बनाता है। देखिए ना, लीडर इलेक्शन भी लड़ता है, लोगों को इकट्ठा भी करता है, वो अपना एक नजरिया भी देता है। लीडर ना बनाए आप एक सरकारी मुलाजिम को, वो तनख्वाह लेते हैं पाकिस्तानी कौम से और उनकी अपनी एक ड्यूटी है, वो सर्टन टाइम पीरियड तक उन्होंने करनी है, फिर चले जाना है। तो ये जूते पॉलिश करने के चक्कर में ना आप लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अब तक आप नॉर्मल चलने दें पाकिस्तान को, जैसे सारी दुनिया चलती है वैसे ही ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान को भी चलना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर हम सालसी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इधर अमन करवा देंगे, उधर अमन करवा देंगे। हम जाते हैं सबके साथ मीठे मीठे मुंह बनाकर मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने हालत क्या कर दी है। ये मैं आपको आज की खबर दे रहा हूं कि सेंट्रल करम के अंदर ड्रोन हमला हुआ। उस ड्रोन हमले में एक मां, उसका बेटा और 2 बच्चियां, ये 4 लोग शहीद हो गए। मुझे बताया ना, इमरान खान का नजरिया किधर है? वहां पे तो इमरान खान की हुकूमत है। सुहेल अफरीदी की जज्बाती तकारीर या मुकदमा कर दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो किधर गया सारा मामला? ये अपने घर के अंदर थे, मां, बेटा, 2 मासूम बच्चियां, ये 4 लोग शहीद हो गए। जवाब कौन देगा? किसने मारा इन्हें? क्यों मारा इन्हें? लोग अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है, आप यहां से अंदाजा कर लें। हम चाहते हैं कि अमेरिकन अपने घरों में महफूज रहे, इसराइली अपने घरों में महफूज रहे, ईरानी अपने घरों में महफूज रहे, लेकिन पाकिस्तानियों को उनके घरों में महफूज कौन रखेगा? आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या होगी? ग्लोबल पीस इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है, ये आलमी सतह पे छपने वाली रिपोर्ट है, आप जाके सारे इसको देख सकते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स मजीद गिर गए हैं, यानी पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो मजीद खराब हो गई। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान सफ़े अव्वल के उन ममालिक में शामिल है जो दहशतगर्दी से शदीद तरीन मुतासिर हैं। 2017 के बाद अब पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 163 में से 152 नंबर पे आ गया है। 14 ऐसे ममालिक हैं जिनके सामने रेड डॉट लगाया गया है कि ये खतरा है इन ममालिक में, यहां अमनो अमान नहीं है। तो कौन आएगा तिजारत करने के लिए, कौन आएगा सरमायाकारी करने के लिए? वो जो 14 ममालिक डाले गए हैं ना, उनमें ज्यादातर ममालिक वो है जहां पे जंग चल रही है। यमन है, शाम है, रूस है, यूक्रेन है, सूडान है, अफगानिस्तान है, सोमालिया है, म्यांमार है। इराक की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर बताई गई है इस इंडेक्स में। इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो दुनिया में आप अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपने अमन का जनाजा निकाल दिया। रोजाना कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का वाकया होता है, रोजाना कहीं ना कहीं ड्रोन चलता है। तो ये जो ड्रोन के खिलाफ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का एक स्टांस था जो बड़ा क्लियर था, वो किधर गया? और उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कोई एक एफआईआर भी आप बताएं कहीं पे दर्ज हुई हो ड्रोन हमले के खिलाफ? कुछ भी नहीं किया जा रहा। अगर आप गौर करें ना नादरीन, तो ये एक तो पीस इंडेक्स आ गया ना अभी, इससे पहले पासपोर्ट रैंकिंग भी आई थी पाकिस्तान की, उस पर भी आलमी रिपोर्टें थी। पाकिस्तान बदतरीन पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर चला गया। फिर उसके अलावा जो है वो कर्जों का बोझ पाकिस्तान के ऊपर किस कदर बढ़ गया। यानी दुनिया में हम सहूलतकारियां कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और पाकिस्तान के अंदर हमने इतनी बदअमनी फैलाई हुई है कि कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और नीचे आप चले जाएं कराची तक, कहीं पे भी मुकम्मल तौर पे अमनो अमान नहीं है। और पंजाब में सीसीडी ने एक अजीब हरबोंग मचाया हुआ है। वो बंदे मारते जा रहे हैं मावराए अदालत, इस बात से बेखबर कि यह तरीकाकार कभी भी अमन नहीं लेकर आता। ये तरीकाकार मजीद बदअमनी को पैदा करता है। आपको अदालतों को और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को और इन्वेस्टिगेशन के सारे टूल्स को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, फिर आप अमनो अमान ला सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया लेकर आई है। नाज़रीन, इस वक्त जो कश्मीर में सूरत हाल है वो सियासी जमातों की गले की हड्डी बनती जा रही है। अगर वहां पे इलेक्शन मौखर नहीं होते तो मुसीबत पड़ जाएगी पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को। और अब पीएमएलएन के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग मुकरना शुरू हो गए हैं। वो जो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, उसने कोई सबूत नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखी। वो अपने मुंह से कहता है, फैसल राठौर, कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सबूत देखे ही नहीं। वो जिन्होंने पाबंदी लगवाई उन्होंने देखे होंगे। भैया आप वजीर आजम हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे ब्रीफिंग मांगते, आप ब्रिगेडियर को कहते ले आओ अपने सारे सबूत, और लाकर सामने लगाते, अपने साथ अपनी काबीना को बिठाते, बैठकर फिर आप लोग ये फैसला करते कि आया इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। उन सबूतों को आप वेरीफाई करते। आप उनसे पूछ सकते थे, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से, वो आपके साथ राब्ते में। लेकिन अर्दलियों वाला काम किया, जो उन्हें कह दिया गया इन्होंने नोटिफाई कर दिया। अब बिलावल जो है वो इससे पीछे हटना चाहता है। पीएमएलएन ने कहा जी हमसे तो मुशावरत ही नहीं हुई, ना हम कलदम करने में है, ना हम पर्चे काटने में है, ना हम ऑपरेशन करने में है। और बिलावल जो है, उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, एक जुमला आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिलावल ने कहा कि तमाम मामलात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन जराए से निकाला जाए। अब इन्हें जमहूरियत भी याद आ रही है, आइन भी याद आ रहा है, पुरअमन भी याद आ रहा है। हालांकि इन्होंने ही, बिलावल की हुकूमत ने ही कलदम करार दिया, बिलावल की हुकूमत ने ही सरों के ऊपर इनाम रखा, और बिलावल की हुकूमत ने ही ये सारे नोटिफिकेशन जारी किए, और बिलावल की हुकूमत ने ही क्रैकडाउन भी करवाया और सिक्योरिटी फोर्सेस को आज़ाद कश्मीर में बुलवाया भी। ये सारा बिलावल की हुकूमत ने किया। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा ये माहौल बनाएंगे, थोड़ा पाकिस्तान का मीडिया इनका साथ देगा, और बाकी सारा काम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी, और वहां बैठे हुए जो अफसरान है वो करेंगे। और वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देंगे अवाम की मर्जी के खिलाफ। अब मामला ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर के अवाम यहां पर ये लड़ाई हार जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज चढ़ जाएंगी और ये कहेंगे जी बिल्कुल हम इसमें शामिल थे। लेकिन अगर अवाम डट गए, जिस तरह वो अभी तक डटे हुए हैं, तो फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अवाम से ही वोट मांगना है, अवाम के बीच में ही जाना है। तो ये सियासतदान ऐसा रिस्क ले नहीं सकते। और जो कश्मीर के डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। सूरत हाल जो कश्मीर में है वो मुख्तलिफ है बाकी पाकिस्तान से भी और गिलगित बल्तिस्तान से भी। ये हम सब जानते हैं और हमने इसको विटनेस भी किया है। नाज़रीन, सोहराब बरकत साहब के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़ा अच्छा उनका करियर है, और वो बात करते हैं जो एक आम आदमी की बात है। तो उन्हें उठा लिया गया था, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के मामलात को वो रिपोर्ट अच्छा करते हैं, रावला कोर्ट से उनका ताल्लुक है। तो उन्हें जनाब उठा लिया गया था। अब उनकी जमानत हो गई है अदालत से 50,000 रुपये के मुचलकों के एवज।
अदालत ने कहा कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि एक आधे दिन में वो रिहा होने के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन बड़ी सख्त ज्यादती हुई है सोहराब बरकत के साथ माजी में भी और इस मरतबा भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कौमी असम्बली में खड़े होकर। एक तो फजलुर रहमान साहब ने जब बोलना शुरू किया तो पहले उनकी आवाज़ ही बंद कर दी गई, फिर वीडियो ख़त्म कर दी गई। तो ये फजलुर रहमान साहब के साथ भी हो रहा है, यानी समझ नहीं आती उनको, बेचारे हुकूमत में है या अपोजिशन में है, तो एक अजीब कन्फ्यूजन फैला हुआ है। फजलुर रहमान साहब सबके साथ बनाकर भी रखना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दें, अगर एक शख्स की वजह से मुल्क की तनाव है तो उसे रिहा करें। मुझे कहा जाता है कि आप तो इमरान खान के खिलाफ थे, अब उसकी रिहाई के मुतालबात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मुखालिफ जेल में हाथ पांव बांध कर पड़ा हुआ है, तो मैं इसके खिलाफ कैसे बात करूं। फजलुर रहमान साहब ने यह अच्छी बात की है, बड़ी बात की है। फिर उन्होंने कहा वजीर आजम ने मिसाक जमहूरियत की बात की है तो आए बढ़ें, आप इन कैमरा इजलास बुलाएं। अगर आपको खदशा है कि पीटीआई वाले हंगामा करेंगे, मैं पीटीआई वालों की जमानत देता हूं, वो कुछ नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में यह दावा भी किया कि पीटीआई वालों की जमानत मैं देता हूं, आप इन कैमरा इजलास बुलाएं और बैठे कोई मसले का हल निकालें। अपोजिशन की तकरीरें ब्लैकआउट की जा रही हैं, भी उन्होंने शिकवा किया। देखिए फजलुर रहमान साहब यहां पे रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि फजलुर रहमान साहब पे मौजूदा हुक्मरान भरोसा करते हैं और कोई ना कोई हल तो आपको निकालना है। आप इमरान खान को अंदर रख के पाकिस्तान की मईशत नहीं चला सकेंगे। पाकिस्तानियों ने जिद पकड़ ली है और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, ना सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, ना माशी इस्तेहकाम आ रहा है। तो आप इमरान खान को अंदर रख के आप मुल्क को संभाल नहीं सकते, आपके लिए मुश्किल होगा। तो उन्हें बाहर लाना पड़ेगा। तो बाहर लाने के लिए कोई तरीकाकार करना पड़ेगा ना, कोई मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, कोई बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से तो इमरान खान जेल में है ही नहीं। इमरान खान साहब तो जेल में हैं गैर कानूनी तौर पे, और ये हम सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, फजलुर रहमान भी जानते हैं, इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी ये बात जानते हैं। अब मामला ये है कि ये सारा कुछ करना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं जाते जाते ये बात एक मरतबा फिर कहना चाहता हूं कि सारे चोर, डाकू, लुटेरे, नलायक, निकम्मे हम सिविलियन यही है ना। अगर ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे मिलकर भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार खत्म कर दें और फौजी क़यादत को सिर्फ उनके काम तक महदूद कर दें, तो पाकिस्तान का इससे ज्यादा भला हो नहीं सकता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।